हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन चैनल सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आई हुई हूँ। तो सी टेट से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आने वाले आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। और इसके पहले के जो 30 क्वेश्चन में 1 से 3 तक की वीडियो में बना चुकी हूँ। यदि आप उनको देखना चाहते हैं, उन क्लास को लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति करने वाला छात्र करता है। जो वैज्ञानिक तरीके से जो बच्चा सोचता है वो क्या करता है? योजनाबद्ध अध्ययन करता है, मतलब कि पहले योजना बना लेता है, जैसे टाइम टेबल हम कहते हैं, वो बना लेता है, उसके बाद अध्ययन करता है। अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास, अधिकतर तो यही होता है। विवेकपूर्ण चिंतन या साहसी होता है। तो इसमें से जो जितने भी ऑप्शन है, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। लेकिन सीडीपी में ये होता है कि आप सबसे अच्छे जो है ऑप्शन को या आंसर को चूज़ करिए। तो योजनाबद्ध, अगर एक बच्चा वैज्ञानिक तरीके से सोचेगा तो उसका जो होगा चिंतन जो शक्ति होगी, तर्क क्षमता जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो वो विवेकपूर्ण चिंतन करेगा। 31वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, विवेकपूर्ण चिंतन। जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति करने वाला छात्र होगा, बच्चा होगा, वो विवेकपूर्ण चिंतन करेगा। वो किसी भी काम को करने से पहले डिटेल में उसके बारे में जानेगा, उस पर तर्क करेगा, उसके बाद वो उसके लिए अग्रसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 32वां क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए था, गलती से 33वां हो गया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले मूल्यांकन से जाना जा सकता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मूल्यांकन होता है, जिसे आप टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं, तो वो किसके किसके नाम से ऐसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है यह जानने के लिए, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, मतलब वो जो भी सीखा है अध्यापक से वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो हम जब एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, और हम ये भी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम समझाए हैं या जो अध्यापक समझाया हुआ है, टीचर स्कूल में समझाया हुआ है, बच्चा खुद को उन्हीं क्वेश्चन के साथ कैसे प्रेजेंट कर रहा है। और जब बात आती है आपका याद करने की, तो आपको मैं बता दूं, मनोविज्ञान में जो रटना है, याद करना है, यहाँ याद करने की जब बात होगी तो ये समझ लीजिए ये ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। याद करना, रटना, ये सारी चीज़ मनोविज्ञान नेगेटिव तरीके से लेता है। तो इसका जो 33वें का जो आंसर हो जाएगा, 32वें का जो आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन करते हैं। बच्चों को बांटने के लिए नहीं कि ये बच्चा कितना बुद्धिमान है, वो बच्चा कितना बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, 34वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है, उसे मुंह से लगाता है, फिर थोड़ी देर में पीट कर तोड़ देता है, आपकी दृष्टि में इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लीजिए पहले। इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे, दूसरा है बाल सुलभ गलतियां मानेंगे, तीसरा है बच्चे की भूख की भावना का एहसास करेंगे, चौथा है बच्चे का खेल कहेंगे। तो बच्चे का खेल कहेंगे तो आम तौर पे है, लेकिन आप एक मनोवैज्ञानिक, एक सीडीपी के छात्र हैं, तो आपको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर। आप ऐसे ही जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो 34वें का जो आंसर होगा वो आपका होगा, इसे बच्चे की सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। मैं और इसको और डिटेल में ये समझाना चाहूँगी कि
इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है यहाँ क्यों सृजनात्मक प्रक्रिया की बात कही है, क्यों ना हम इसको और अदर जो 3 ऑप्शन हैं इनमें से क्यों नहीं हमने इसको ट्रिक किया। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो बच्चा कहा गया है इस क्वेश्चन में कि बच्चा जो खिलौना पा रहा है उसे तोड़ देने के बाद वह खिलौने के लिए रो नहीं रहा है। इसका मतलब कि बच्चे को समझ में आ गया है कि जो वस्तु है, जो खिलौना है वो टूट गया है तो वो उसको दोबारा मिल सकता है, और यह जो भावना होती है वह वस्तु अस्थायित्व की भावना होती है। बच्चे को ये पता चल गया है कि खिलौना ही है, टूट गया है तो फिर दोबारा जो है मुझको मिल जाएगा, इसलिए बच्चा उसके लिए रो नहीं रहा है बल्कि उसे तोड़ दे रहा है। और उसकी प्रतिक्रिया रोने की नहीं है या रोने धोने की नहीं है, चिल्लाने की नहीं है, तो इसे बच्चे का सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास मानेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि शिक्षक उसी स्थिति में अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शिक्षक किस प्रकार से अपने बच्चे को, जो जिस बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए आगे ऑप्शन है, वह अध्ययन करके पूरी तैयारी में कक्षा में पढ़ाएं। जो वो कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस भी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में अध्ययन कर लें। ये भी सही है। देख लेते हैं आगे। पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह छात्र से दृढ़ता से काम ले। जब बच्चे से दृढ़ता से काम लेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, बहुत ही सख्त अनुशासन रखेंगे, डिसिप्लिन होना चाहिए स्कूल में, लेकिन ऐसा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए कि बच्चे उससे डर जाएं। हर बात को कई बार दोहरा कर छात्रों को समझाएं। अगर आप ही क्लियर नहीं होंगे अपने आंसर्स को लेकर तो जो है आपके दोहराने से बच्चों को क्लियर होगा ही नहीं वो चीज़। तो दोहराना और ये दृढ़ता से काम लेना, दृढ़ता मतलब यहाँ दंड देने से है, बच्चों को डांटने फटकारने से है। तो ये जो ऑप्शन है नेगेटिव है, इसके लिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, तीसरा बिल्कुल ही गलत है। लेकिन पहला और दूसरा में आपको चूज़ करना है तो पूरी तरह से तैयारी करके जाएंगी। ये तो आपकी तो शिक्षक के बारे में बात होगी ना, यहाँ बात हो रही है कि बच्चों को प्रभावित करना है। तो बच्चों को प्रभावित करने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को ये करना पड़ेगा कि वो पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करें, जैसे खेल विधि हुआ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, श्रव्य दृश्य सामग्री जो हुआ, चीज़ों को दिखाकर बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना, यही एक जो तरीका है शिक्षक अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। चलिए तो 35 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा। आई होप आप लोगों को इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी, ये सब कुछ नया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन। विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए। जो विद्यार्थी सीखा है उसका जो है मूल्यांकन, कहने का मतलब उसका टेस्ट किस प्रकार से आपको लेना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में, वार्षिक प्रक्रिया से। देखिए यदि हम 1 साल बच्चों को पढ़ाते रह जाएं, अगर चौथे ऑप्शन की हम बात करें तो यदि हम 1 साल बच्चे को पढ़ाते रह जाएं तो 1 साल में जितना भी बच्चा स्टोर किया होगा, जितना भी सीखा होगा, टेस्ट न लेने की वजह से वो ऑलरेडी आधा से ज़्यादा तो बच्चा भूल जाएगा। इसलिए अगर हम साल के या वर्ष के अंत में, प्रत्येक सत्र के अंत में या वार्षिक प्रक्रिया से लें तो बच्चे का मूल्यांकन हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए, और ना ही हम उनके जो क्वेश्चन हैं, जो उनकी कन्फ्यूजन है, ना ही हम उनको दूर कर पाएंगे। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रत्येक पाठ के अंत में, तो प्रत्येक पाठ जो होता है, कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो 2-3 पेज के होते हैं, कुछ पाठ जो ऐसे होते हैं, अध्याय जो ऐसे होते हैं जो 1 ही पेज या 2 पेज में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनमें टॉपिक वाइज भी तो होता है, जैसे हमने मान लीजिए 1 से लेके 5 तक आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि आपने स्वर और व्यंजन पहले ही अध्याय में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि पहले अध्याय में स्वर और व्यंजन पूरा ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद बच्चों से जो है
उसका टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा किसने सीखा? नहीं, आप पहले स्वर को पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद ये देखेंगे स्वर के ही बारे में। चैप्टर अध्याय एक ही है लेकिन टॉपिक क्या है? पहला स्वर है, तो स्वर के बारे में ही उसको पढ़ाते हैं और उसको समझाते हैं और बच्चे के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो ये प्रत्येक पाठ के अंत में गलत हुआ। प्रत्येक पाठ के अंत में बहुत सारी टॉपिक होती हैं। अगर हम पाठ के अंत में मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे का मूल्यांकन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और जो बच्चा है उसके जो कन्फ्यूज़न होंगे वो टीचर भी या अध्यापक भी समझ नहीं पाएंगे। प्रत्येक सत्र के अंत में आप समझ रहे हैं वही वार्षिक प्रक्रिया हुआ या प्रत्येक सत्र के अंत में एक ही बात है। लेकिन जब आप पहले ऑप्शन पे देखेंगे ध्यान से, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, तो ये 37 का जो है सबसे सटीक और सही आंसर होगा। क्यों मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो सतत एवं व्यापक प्रक्रिया होता है उसमें जो होता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे आप किसी भी स्कूल में देखेंगे, अगर प्राइवेट स्कूलों की इस टाइम में बात कर दूँ तो वहाँ पे कम से कम आपका एक वर्ष का मिला के 6 जो है टेस्ट हो जाते हैं, 2 परीक्षाएं हो जाती हैं और 4 टेस्ट हो जाते हैं, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट कहते हैं, FA फर्स्ट, FA सेकेंड, FA थर्ड, फोर्थ। तो ऐसे हो जाता है। FA फर्स्ट सेकेंड के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है जिसे सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं और उसके बाद जो है आपका FA थर्ड, FA फोर्थ के बाद एनुअल एग्ज़ाम हो जाता है। तो इस तरह यह सतत एवं व्यापक प्रक्रिया हो जाती है, पूरे वर्ष भर चलने वाला मूल्यांकन है जिसे हम चाहें जब चाहें बच्चों को मूल्यांकित करके उसमें सुधार कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम जो है देखते हैं वो 38वां क्वेश्चन क्या है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की सामाजिकता पर प्रभाव की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सर्वाधिक योगदान की बात हो रही, सबसे ज़्यादा योगदान समाज के बारे में बच्चा कहाँ से सीखता है? पहला ऑप्शन माता पिता का, परिवार का एवं परिवेश का, स्कूल में शिक्षक का, मित्रों का, सहपाठियों का, ऐसे लोग जिनको बच्चे अपने आदर्श मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है आंसर को, उत्तर को चुनना होगा। तो यदि आप गौर करें, ऐसे लोग जिनको बच्चे अपने आदर्श मान लेते हैं, तो जब प्राथमिक स्तर की हम बात करेंगे, बच्चे उस टाइम किसी को आदर्श नहीं मानते हैं, वो सब आदर्श उनके माता पिता ही होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। मित्रों का, सहपाठियों का, प्री प्राइमरी में जब बच्चा होता है तो मित्रों का सहयोग, सहपाठियों का सहयोग, खासकर शिक्षा के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चों को बस पता होता है कि मित्र जो सहपाठी होते हैं वो सिर्फ खेलने के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं। स्कूल में शिक्षक का, तो स्कूल में शिक्षक प्री प्राइमरी लेवल में बच्चा अपने शिक्षकों से उतना घुल मिल नहीं पाते हैं कि उनसे समाज के बारे में सीख पाएँ। वो तो उतना ही सीख पाते हैं जितना शिक्षक अपनी बात को बच्चों को समझा लेते हैं। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें, ऑप्शन पे ध्यान दें, 38वें क्वेश्चन के पहले ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि माता पिता का, परिवार का एवं परिवेश का। जैसे कि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे जो सामाजिक सबसे ज़्यादा जहाँ से सीखते हैं समाज के बारे में, वो है उनका, पहले तो है उनके माता पिता, क्योंकि माता पिता जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं परिवार में, जिस हिसाब से रहते हैं, परिवार के लोग जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, बच्चा वहीं से समाज की सारी चीज़ें सीखता है। जैसे यदि आप देखते होंगे जिन घरों में सुबह के टाइम में भजन कीर्तन चलता है, बच्चों को अक्सर वो उन्हीं चीज़ों में वो पता होता है कि उनके दिन की शुरुआत, उनको पता होता है कि दिन की शुरुआत जो है पूजा पाठ से ही होती है। तो माता पिता, परिवार तो सबसे सामाजिक जोन है, जो है आपका वो योगदान, सर्वाधिक योगदान करता है। और परिवेश मतलब आस पड़ोस, तो ये तीनों बहुत ही परफेक्ट था, इसलिए ये 38वीं का क्वेश्चन सबसे सटीक एंड सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो होगा आपका पहला। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 39 में।
अनुकूल वातावरण एवं परिवेश का बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चा मनमानी करने लगता है, उसका सही रुचियों एवं आदतों से पूर्ण एक अच्छा विकास होता है, उसमें अत्यंत गौरव एवं दंभ के भाव आ जाते हैं। चौथा ऑप्शन है वह अपने को सभी से श्रेष्ठ समझकर सेखी बघारने लगता है। तो पहले तो हम नेगेटिव को काट देंगे, भैया इसमें नेगेटिव लेना ही नहीं है। तो अनुकूल वातावरण, जिस प्रकार से बच्चा होगा, जो उसकी मनोवृत्ति होगी, जिस तरह से वह सोचता होगा बच्चा, वह सब पूरी तरह डिपेंड है उसके परिवेश से। जो भी आप 38वें क्वेश्चन में देख रहे हैं, उसी चीज़ को इस क्वेश्चन में बदल कर दे दिया गया है। तो जब परिवेश अच्छा होगा, अनुकूल होगा, तो उसका सही रुचि एवं आदतों से पूर्ण एक अच्छा विकास होगा बच्चे का। क्योंकि माता पिता अच्छे होंगे, उन लोगों का परिवार में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो अच्छे होंगे, और बोलने का तरीका, रहने का तरीका सब बढ़िया होगा, और आस पास पड़ोस में भी उनके पॉजिटिव चीज़ें हो रही होंगी, तो वो बच्चा पॉजिटिव ही सीखेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इस आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 40वां। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि है मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, किंडरगार्टन योजना और शैक्षिक पद्धति। तो ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने की जो पद्धति आई थी वो मारिया मोंटेसरी की आई थी। तो नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है। ऑब्वियसली ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एक, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी गई थी उन बच्चों के लिए ये खासकर था जो बच्चे विकलांग थे, जिनका जो आँख से अंधे थे, कम सुन पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे तरीके से, तो उनको एक जगह बिठा के मारिया मोंटेसरी जी उनको इस तरह से ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देती थी। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती रहूं या आप अपने जो कन्फ्यूज़न को दूर करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।